हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए एविडेंस की थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। जो मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी सेकंड क्वेश्चन को लेके, इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था वो क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इस वाली वीडियो का या इस सीरीज़ का मेरा लाने का पर्पस सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कराना है। मैं इसमें सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाऊँगी, केवल मैं नोट्स दूँगी और उनको ही आपको थोड़ा ताकि आप समझ सको कि इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ के सुनाऊँगी और थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। पर यदि अगर आप मेरी नोट्स को नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए मैं एविडेंस की एक अलग से क्लास लेके आऊँगी, जिसमें मैं बेयर एक्ट को सेक्शन वाइज पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं अभी इसका जो सेकंड क्वेश्चन था आगे क्या चीज़ें हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो एविडेंस थी उसका वर्गीकरण देखा था, यानी कि उनके प्रकार देखे थे। तो उन प्रकारों को ही हम थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे तो जनरली 2 टाइप्स के ही एविडेंसेस होते हैं, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन हमने साथ में ही देखा था जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस भी था, सर्कमस्टेंसेस वाले भी थे, तो हम उन्हीं को देखते हैं। तो आइए देखते हैं ओरल एविडेंस। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 है उसके अकॉर्डिंग जो मौखिक साक्ष्य होगा वो प्रत्यक्ष होगा, यानी कि डायरेक्ट होगा। तो सेक्शन 60 में क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, यदि वह किसी देखा जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने सुना। सेकंड कंडीशन क्या होगी? यदि वह किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, या वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो वह राय इन आधारों पर धारण करता है। इसको हम दृष्टांत की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। क ब के विरुद्ध मानहानि का एक वाद लेकर आता है। इल्ज़ाम यह है कि ब ने क को दिवालिया कहा। यहाँ यदि मौखिक साक्ष्य दिया जाए तो वह ऐसे व्यक्ति का होगा जिसके समक्ष ब ने क को दिवालिया कहा। तो आशा करती हूँ आपको इस दृष्टांत से मौखिक साक्ष्य क्या होता है समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें बताया गया है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सब दस्तावेज, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी शामिल है, दस्तावेजी साक्ष्य हैं। अब दस्तावेजी साक्ष्य के लिए समझने के लिए सबसे पहले हमें दस्तावेज को समझना होगा। तो आइए मैं आपको दस्तावेज समझाने की कोशिश करती हूँ। जो सेक्शन 3 है उसके अंदर दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को क्या समझाया गया है, आइए पढ़ते हैं। दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उसमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो। दृष्टांत देखते हैं। लेख दस्तावेज है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्र शब्द दस्तावेज है, मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है, धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण है, उपहासांकन दस्तावेज है। अब आते हैं वास्तविक दस्तावेज। तो वास्तविक दस्तावेज जो होता है वो क्या होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वास्तविक दस्तावेज को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। जो वास्तविक साक्ष्य होता है वो ऐसे साधन होते हैं जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। एग्जाम्पल, चाकू, हथियार, खून से सने कपड़े। वास्तविक साक्ष्य को धारा 60 के परंतुक में समाहित किया गया है। तो ये हमने देखे एविडेंसेस का वर्गीकरण। अब देखते हैं जो एफिडेविट होता है, क्या उसको एविडेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो साफ बता दिया गया है सेक्शन 1 के अंतर्गत कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 में प्रावधान किया गया है, अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है। तो हमें पता चल चुका है। आइए इसमें हम वाद देखते हैं। वाद आता है हमारा सुधा देवी बनाम PM नारायण, जो कि 1988 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि शपथ पत्र पर सेक्शन 3 के अंतर्गत साक्ष्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो एफिडेविट में दिए गए कथन अनुश्रुत साक्ष्य पर आधारित होते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो एफिडेविट है, जब इस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लागू ही नहीं होता है तो हम इसको एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, जो कि खोजी कुत्ते के ऊपर है। क्या खोजी कुत्ते को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा? तो इस पे केस था अब्दुल रज़ाक बनाम राज्य, 1990 का केस है। इस बात में उच्चतम न्यायालय में निर्धारित किया गया था कि खोजी कुत्ते का साक्ष्य वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। अब आता है प्रत्यक्ष साक्ष्य, यानी कि डायरेक्ट साक्ष्य होता क्या है? ऐसे साक्ष्य जो कि वाद को बिना किसी उपधारणा के साबित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप में गवाह के द्वारा दस्तावेज इत्यादि द्वारा साबित किए जाते हैं। यह मुद्दे के सटीक बिंदु पर आधारित होते हैं। अब आता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे साक्ष्य होते हैं कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़े होकर एक श्रृंखला का भाग होते हैं। जहां न्यायालय के पास कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, वहां न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर होता है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं। अब आइए देखते हैं, जो एफआईआर है क्या उसको साक्ष्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो देखते हैं। इस पर एक केस आया था उत्पल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो एफआईआर है उसको प्रत्यक्ष सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं है। इसका प्रयोग केवल संपुष्टि व खंडन करने के लिए किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल देसाई का केस आया था 2003 में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि साक्ष्य मौखिक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है, अर्थात साक्ष्य के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शामिल किया जा सकता है। तो आई होप कि ये नोट्स आपको समझ आए हों और आप इनको नोट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।